जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमने करना है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात। सदर मुल्की इत्तेहाद का मजहर है और पूरी कौम इसे अपना नुमाइंदा तस्वुर करती है। 18वीं तरमीम के बाद सदर अपने इख्तियारात वज़ीर आज़म के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करेगा, जो कि मंदरजा झैल है। अब उसमें सबसे पहले उन्होंने इंतज़ामी इख्तियारात दिए। इंतज़ामी इख्तियारात को भी उन्होंने डिवाइड किया है। ये कुछ पॉइंट्स हैं इंतज़ामी इख्तियारात में, यहाँ तक फिफ्थ, इसके 5 पॉइंट्स हैं इंतजामी इख्तियारात के। ठीक है, तो हम पहला पढ़ लेते हैं कानून का निफाज। सदर पाकिस्तान जो है वो वजीर आजम और वफाकी वज़रा की मदद से पार्लियामेंट यानी आपकी जो कानून साज असम्बली है उसके बनाए हुए कवानीन को नाफिज करते हैं। दूसरा उनका क्या है, इख्तियार है कि उनको काबीना पर कंट्रोल होता है सदर वजीर आजम के मशवरे से। अब आप ये नोट करें कि यहाँ पर अब जो 18वीं तरमीम उन्होंने बताई है कि 18वीं तरमीम के तहत सदर जो है वो वजीर आजम के मशवरे का पाबंद है। तो इसमें भी देखें काबीना पर कंट्रोल सदर को देखें वजीर आजम के मशवरे से विफाकी वज़रा की तकर्री उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो अमल में लाता है। हर वजीर को एक एक महकमा तफवीज़ किया जाता है, तफवीज़ यानी अलॉट किया जाता है। वो अपनी कारकर्दगी का वजीर आजम और सदर के सामने जवाबदेह है। सदर वज़रा की बरतरफी का भी हक रखता है, लेकिन ये बरतरफी भी देखें वजीर आजम के मशवरे के मुताबिक होगी। 2010 में 1973 के आइन में की गई 18वीं तरमीम के तहत पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम में सदर की गिरफ्त वज़रा पर मजबूत नहीं रही। ये वही बात मैंने अभी जो आपको बात की है ना, कि यहाँ पर भी उनकी बरतरफी के लिए भी सदर वजीर आजम के मशवरे का पाबंद है। वरना वजीर आजम जो है अगर उसे उनके उनको जो है वो अपॉइंटमेंट से बरतरफ करने का जो हक है वो सदर को, तो वो जो है उसमें मदाखलत कर सकता है और उसको सदर को रोक सकता है कि वो उनकी तकर्रियाँ या अपॉइंटमेंट्स जो है वो कैंसिल ना करें। अच्छा जी, अपॉइंटमेंट्स जो हैं उसमें सदर को क्या इख्तियार हासिल है कि 73 के आइन में की गई 18वीं तरमीम के तहत सदर पाकिस्तान वजीर आजम के मशवरे से वफाकी वज़रा, सूबाई गवर्नर, अदलिया के चीफ जस्टिस, जज, मुसल्लह अफवाज के चीफ, दूसरे ममालिक में सफ़ीरों को तैनात करना उनको, उसमें भी देखें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अटॉर्नी जनरल, ऑडिटर जनरल और मुख्तलिफ कौंसलों के चेयरमैन और वफाकी मुहतसिब की तकर्रियाँ अपॉइंटमेंट्स उनकी अमल में लाता है। लेकिन चीफ जस्टिस और जजों के बारे में सदर पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल काउंसिल से मशवरा लेगा। तकर्रियाँ अपॉइंटमेंट्स वो कैसे करता है? 73 के आइन के मुताबिक जो 18वीं तरमीम की हुई, मैंने ऊपर भी आपको बताया, उसके मुताबिक सदर जो है वो वजीर आजम के मशवरे से इन लोगों को अपॉइंट कर सकता है, वजीर आजम के मशवरे से। ठीक है, लेकिन चीफ जस्टिस और जजों के बारे में वो जुडिशनल काउंसिल एक बनी हुई है 1973 के आइन के तहत, उससे मशवरे का पाबंद होगा। अच्छा जी, कंट्रोल ओवर फॉरेन अफेयर्स, अमूर खारजा पर उनको क्या कंट्रोल हासिल है? सदर पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी करता है। सफ़ीरों की तकर्री, बाहर ममालिक में जाना, मुल्क को रिप्रेजेंट करना, फिर वहाँ पर जो सफ़ीर तानियात होंगे उनकी तकर्रियाँ करना, दूसरे ममालिक से आए हुए सफ़ीरों के कागजात नामजदगी जब वो आते हैं तो सबसे पहले अपने जो उनके लेटर्स होते हैं ना, एज आ सफ़ीर उन्होंने या इस पाकिस्तान में जिन अपॉइंट किए जाते हैं उस लेटर के तहत, तो वो लेटर्स आकर वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को पेश करते हैं। वो दूसरी रियासतों के साथ मुख्तलिफ मुआहदात करने का भी इख्तियार रखता है। किसी नई रियासत को तस्लीम भी कर सकता है, सफारती ताल्लुकात मुनक़ता भी कर सकता है, खारजा पॉलिसी को तश्कील देना, उसको बनाना और फिर उसको नाफिज करने का इख्तियार सदर को हासिल है। दीगर ममालिक में एलची यानी जो आपके सफ़ीर की हैसियत से ही जाते हैं और मखसूस नुमाइंदे भेजने का भी मजाज है। सदर का अमूर खारजा पर कंट्रोल सिर्फ रस्मी है। वजीर आजम ये तमाम अमूर खुद तय करता है। ये देखें आप सारी अपॉइंटमेंट्स में भी देखें जो है वो सदर जो है हमारा बाउंड है कि वो वजीर आजम के मशवरे से सब कुछ करेगा। अब दिफाई अमूर पर कंट्रोल ओवर डिफेंस क्या है? डिफेंस में भी देखते हैं कि सदर का क्या इख्तियार है। सदर को दिफाई अमूर में कुछ इख्तियारात हासिल हैं। आइन में की गई 18वीं तरमीम के तहत वो वजीर आजम के मशवरे से ही जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की
अपॉइंटमेंट्स भी करता है, फौज को हरकत में ला सकता है। हरकत में लाना यानी उसको किसी भी किस्म का ऑर्डर दे सकता है कि वो सरहदों पर तानियात हो जाएं या मुल्क के अंदर ही किसी जगह पर उनको फोकस कर सकता है या उनको पॉइंट कर सकता है। ऐलान जंग भी कर सकता है, दीगर ममालिक में फौज भेजने की हैसियत रखता है, दिफाई मुआहदात का भी इख्तियार रखता है। लेकिन दिफाई पॉलिसी में बुनियादी किरदार वजीर आजम का है। ठीक है, अभी हमने इंतजामी इख्तियार देखे जिनमें मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट्स आती हैं, फिर मुख्तलिफ ममालिक में जो सफीर भेजना, फिर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटीज की अपॉइंटमेंट्स हैं, फिर ऐलान जंग वगैरह, ये सारे 4-5 इख्तियार हमने देखे। अब हमने देखते हैं कि जहां पर मुल्क में कानून साजी अगर होती है तो उसमें सदर को क्या कोई इख्तियार हासिल है या नहीं। उसके भी कुछ ये 2-3 पॉइंट्स बनाए हुए हैं उन्होंने, ये देखते हैं कितने पॉइंट्स हैं, 4, 5, 6 हैं। हाँ, ये 6 इख्तियार, ये कानून साजी के इख्तियार में 6 पॉइंट्स उन्होंने बनाए हुए हैं। बिलों की मंजूरी, ये अगर आपको याद हो पीछे भी हमने जब पार्लियामेंट की हम कर रहे थे, नेशनल असेंबली और सेनेट के पावर्स कर रहे थे, तो उसमें हमने बताया था कि जब बिल्स जो हैं वो पास हो जाते हैं दोनों ऐवानों से, तो फिर वो सदर की मंजूरी के लिए जाते हैं। आपको अगर याद हो मैंने बताया था, तो सदर पाबंद होता है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर उनकी मंजूरी दे। ये पढ़ते हैं कि पार्लियामेंट जो बिल पास करती है उसकी आखिरी मंजूरी सदर देता है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवान जब किसी बिल को पास कर लेते हैं तो फिर वो बिल आखिरी मंजूरी के लिए सदर के सामने पेश किया जाता है। सदर इसको दोबारा बहस के लिए पार्लियामेंट में भेज सकता है। अगर पार्लियामेंट दोबारा, ये देखें, अगर एक दफा सर को इजाजत है कि वो भेजता है वापस कि जी इसमें थोड़ी सी तरमीम कर लें या इसको इस तरह से चेंज कर लें, तो अगर पार्लियामेंट दोबारा सादा अक्सरियत से इस बिल को पास कर दे तो फिर वो खुद ब खुद कानूनी शक्ल इख्तियार कर लेता है। सदर उस पर साइन ना भी करे तब भी वो कानूनी शक्ल इख्तियार कर लेगा। सदर अगर किसी बिल पर 30 दिन तक दस्तखत ना करे तो वो कानून बन जाता है। मतलब वो इतनी पावर्स पार्लियामेंट में पार्लियामेंट को हासिल है कानून साजी में। दूसरे नंबर पर यह भी मैंने आपको उसमें बताया था कि सदर पार्लियामेंट के एक ऐवान या दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास भी बुला सकता है। वो मखसूस इजलास बुलाने का मजाज है, उसका इख्तियार है। सदर इजलास में किसी जेर बहस मसले के बारे में भी बात कर सकता है। अच्छा, असेंबली की बरतरफी भी देखें, ये इसमें भी पाबंद होगा वो वजीर आजम को वजीर आजम के मशवरे का अगर असेंबली को बरतरफ करें। सदर और गवर्नर, अच्छा ये दोनों मरकज की भी बात हो रही है और सूबों की भी बात कर रही है। सूबों में गवर्नर होते हैं ना, सदर और गवर्नर नागुज़ीर हालात में भी असेंबलियां नहीं तोड़ सकते, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद उनसे ये इख्तियार वापस ले लिए गए हैं। वो खुद नहीं तोड़ सकते, उसमें सदर की वजीर आजम से मशवरा लाजमी है। अगर वजीर आजम मशवरा देगा तो सदर असेंबली तोड़ सकता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसमें यह भी बात है कि अगर वजीर आजम ही, सदर चाहे अगर वजीर आजम को ही जो है वो बरतरफ करना, तो वो ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है कि वो वजीर आजम और उस वजीर आजम को बरतरफ करेगा, तो ऑटोमेटिकली वजीर आजम के बरतरफ होते ही वो असेंबली भी बहुत डिसॉल्व हो जाती है। ऑर्डिनेंस का इजरा, ये भी मैंने आपको कल अपने लेक्चर में बताया था कि नागुज़ीर हालात में या ना कहानी इमरजेंसी की सूरत में सदर जो है वो ऑर्डिनेंस एक जारी कर सकता है। जब असेंबली का इजलास ना हो रहा हो तो सदर ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार रखता है, लेकिन ये ऑर्डिनेंस सिर्फ 4 माह की मुद्दत के लिए नाफिजुल अमल होता है। अगर पार्लियामेंट इसको मंजूर कर दे, मैंने आपको सिचुएशन बताई थी ना कि अगर तो उससे इमरजेंसी की सूरत में सदर ने जो है एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया है और उसको नाफिज कर दिया है, तो अगर तो उस ऑर्डिनेंस से मुल्क में सिचुएशन बेहतर हो गई है तो फिर तो ठीक है, फिर तो पार्लियामेंट अपना इजलास मुनक्किद करके उस ऑर्डिनेंस को खत्म कर सकती है। लेकिन अगर वो सिचुएशन ये देखती है कि जी उस ऑर्डिनेंस से मुस्तकबिल में भी फायदा हमें पहुंच सकता है, इससे मतलब सिचुएशन कंट्रोल रहती है और आगे भी इसकी जरूरत है, तो फिर वो उस बिल को या उस ऑर्डिनेंस को दोनों ऐवान का मुश्तरका इजलास जो है वो बुलाकर उसमें वो उस ऑर्डिनेंस को पास कर देते हैं और फिर वो एक कानून की सूरत इख्तियार कर लेता है। अच्छा, ये कह रहे हैं अगर पार्लियामेंट इसको मंजूर कर दे तो कानून बन जाता है, वरना ये मुद्दत मुकर्ररा के बाद
खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। फिर है जी खिताब करना। सदर एड्रेस भी कर सकता है कौमी अहमियत के मामलात के बारे में किसी भी एक ऐवान या दोनों ऐवानों से यकजा खिताब कर सकता है और इस मकसद के लिए अरकान की हाजिरी का हुक्म दे सकता है। अच्छा, रेफरेंडम भी वो करा सकता है इस्तिस्वाब राय। ये कल भी बात हुई थी पिछले उसमें लेक्चर में, अगर आपने गौर से सुना हो, कि सदर को इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी कौमी मसले पर रेफरेंडम या इस्तिस्वाब राय करा सकता है, यानी राय तलब कर सकता है आवाम की। वो कानून साजी में भी इस्तिस्वाब राय करवाने का इख्तियार रखता है, लेकिन 18वीं तरमीम के तहत रेफरेंडम के इनेकाद में सदर वजीर आजम से मशवरे का पाबंद है। ठीक है, ये याद रहेगा ना आपको। 18वीं तरमीम मंजूर हुई, अगर 18वीं तरमीम ना आई होती ना तो फिर सदर जो है वो बाख्तियार होता और वो सब कुछ कर सकता है। अच्छा, अदालती इख्तियार उसको क्या हासिल है, ऊपर भी हमने देखा था कि जजेस को अपॉइंटमेंट करने में, लेकिन उनको बरतरफ करने में जुडिशनल कोर्ट की जुडिशनल की जो कमेटी बनी हुई है उसका मशवरे का पाबंद है। सदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और जजों को मुकर्रर करने में पार्लिमानी कमेटी और जुडिशनल कमेटी के मशवरे का पाबंद है। रहम की अपील भी सदर के पास होती है। सदर मुजरिमों की फांसी की सजा को माफ कर सकता है, उसे उम्र कैद में तब्दील कर सकता है, सजा को मुअत्तल करने का इख्तियार भी उसे हासिल है। अब मालियाती इख्तियार देखते हैं, सदर कोई कुछ फाइनेंशियल पावर्स हैं उसकी या नहीं है। सदर पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बजट की आखिरी मंजूरी देता है, मतलब वही सिग्नेचर वाला काम है ना। इसके अलावा सदर बाज़ औक़ात कुछ माली मंसूबों पर अपनी पसंदीदा का इजहार करके पाया तकमील तक पहुंचाता है। वजीर आजम के मशवरे से मुख्तलिफ सूबों को खुसूसी ग्रांट देना सदर के इख्तियार में है। वजीर आजम के मशवरे से, वो खुद ऐसे नहीं कर सकता, वजीर आजम के मशवरे से वो खुसूसी ग्रांट देना किसी भी सूबे को सदर को इख्तियार हासिल है। एमरजेंसी के क्या पावर्स हैं, सियासी अफरा तफरी हो, फिरका वारियत के कोई मसाइल हो, मजहबी मुनाफरत की वजह से मुल्क में किसी किस्म की हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाए और सदर एक जो है वो ये ख्याल करे कि मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम को खतरा लाहक हो गया है, तो वो मुल्क में हंगामी सूरत हाल का ऐलान करके तमाम इख्तियार अपने हाथ में ले सकता है। बहरहाल 18वीं तरमीम के तहत सदर सिर्फ रस्मी और नुमाइशी इख्तियार का मालिक है। इसकी हैसियत सिर्फ आईनी सरबराह की है। तमाम इख्तियार का सरचश्मा जो है वो कौन है? वजीर आजम। चले आज हम वजीर आजम को भी स्टार्ट कर लेते हैं। आपने प्रेसिडेंट देखा, ये ज्यादातर ना आपको क्वेश्चंस जो हैं वो अगर आएंगे तो वजीर आजम की हैसियत के 73 के आइन के तहत वजीर आजम के इख्तियारात आपसे पूछे जा सकते हैं। सदर के इख्तियारात जरा कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी उसको पढ़ लेना आपके लिए मुनासिब रहेगा। वजीर आजम 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान वजीर आजम हुकूमत और इंतजामिया दोनों का सरबराह है। इंतजामिया का सरबराह वैसे सदर मुमलिकत है, लेकिन वो बराए नाम है, तो असल इख्तियारात वजीर आजम। अहलियत क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? अगर हम में से कोई चाहता है कि हम वजीर आजम बन जाएं, तो बच्चों देखो हमें क्या क्या क्राइटेरिया है कि एक तो मुसलमान पाकिस्तान के शहरी, खत्म नबूवत पर हमारा मुकम्मल यकीन हो, कौमी असम्बली का रुकन। ठीक है, हमें कौमी असम्बली का रुकन होना पड़ेगा, लेकिन कौमी असम्बली का रुकन होने में भी जो शराइत हैं वो पूरी करके ही हम कौमी असम्बली के मेंबर बन सकते हैं। नजरिया पाकिस्तान के हम जबरदस्त हामी हों, उसकी मुखालफत ना करते हों, और ये भी लाजमी है कि हुकूमत के हम किसी भी मुनाफा बख्श ओहदे पर फाइज ना हो। अब इलेक्शन कैसे होता है वजीर आजम का, ये भी देखते हैं कि 73 के आइन के मुताबिक वजीर आजम का चुनाव कौमी असम्बली को हासिल था। 85 में 8वीं तरमीम के तहत वजीर आजम को नामजद करने का इख्तियार सदर को सौंपा गया। वजीर आजम कौमी असम्बली का रुकन होता है। वजीर आजम कैसे मुंतखब होता है? आपको पहले भी हमने पीछे जब हमने पार्लियामेंट का स्टार्ट किया था तो उसमें हमने बताया था कि वहां पर अपॉइंटमेंट्स पहले कैसे कैसे होती हैं। पहले स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, और फिर सेनेट में जो है वो चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन का, और फिर एक कायदे अवान मुकर्रर होता है जो वजीर आजम होता है। तो फिर कौमी असम्बली में वजीर आजम का जो है इंतखाब होता है। इसको असम्बली में अक्सरियत होती है और कौमी असम्बली के अरकान इसके इंतखाब की तौसीक भी करते हैं, यानी उसको तायद भी कर देते हैं। अदम एतमाद
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था ना कि नो कॉन्फिडेंस क्या होता है कि अदम एतमाद, हमें एतमाद नहीं रहा किसी बंदे पर ना। तो अगर जब वजीर आजम को उसके अहदे से हटाना मकसूद हो, यानी चाहते हो, सदर चाहता हो कि वजीर आजम को उसके अहदे से हटा दे, तो उसके खिलाफ कौमी असम्बली के इजलास में अरकान अरकान कौमी असम्बली के जो अरकान में से भी ना, अगर कोई रुकन चाहता है कि वो वजीर आजम के खिलाफ जो है वो कोई बात करे या वो कुछ चाहता है, जाहिर है कोई भी असम्बली का रुकन अगर है तो उसने अपनी पार्टी के लोगों को तैयार किया होता है कि अगर मैं सदर वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करूंगा तो तुम लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है। तो वो तैयारी पहले से होती है, मतलब लॉबी पहले से बनाई होती है। तो वो कहते हैं कि इसके खिलाफ कौमी असम्बली के इजलास में अरकान तहरीक अदम एतमाद पेश कर सकते हैं। अगर अक्सरियती अरकान असम्बली तहरीक की हमायत कर दें तो वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद हो जाता है और वजीर आजम बरतरफ हो जाता है। वजीर आजम अपने हुद्दे से भी खुद इस्तीफा भी दे सकता है और वो इस्तीफा वो सदर को पेश करेगा। वजीर आजम के मुस्तफी होने या बरतरफ होने पर उसकी पूरी की पूरी काबीना, वजीर आजम ने जो अपने इलेक्शन के बाद आकर अपनी काबीना बनाता है ना, तो वो कहते हैं कि वजीर आजम बरतरफ होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी काबीना भी बरतरफ हो जाएगी। अच्छा, कितने साल के लिए ये आता है? ज़ाहिर है आपको पता है पार्लियामेंट 5 साल के लिए आती है, तो वजीर आजम भी 5 साल तक अपने उहदे पर फाइज रह सकता है जो पार्लियामेंट की मियाद है। वजीर आजम उस वक्त तक बरसरकार रह सकते हैं जब तक उसे पार्लियामेंट में अक्सरियत की हिमायत हासिल हो, या ये जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि अदम एतमाद की तहरीक अगर पेश हो जाए और वो अक्सरियत उसे अरकान जो है असम्बली के वो उसको सपोर्ट कर दें तो फिर वजीर आजम बरतरफ हो जाता है। अच्छा, वजीर आजम बरतरफ हो जाए तो फिर उसकी जगह खाली हो जाती है, वो कौन संभालता है? वजीर आजम जब अपनी काबीना की तश्कील करता है तो उस वक्त एक सीनियर वजीर का इंतखाब करता है जो वजीर आजम की अदम मौजूदगी में कायम मुकाम वजीर आजम के फराइज सर अंजाम देता है। वजीर आजम के फौत होने की सूरत में, अलील होने की सूरत में वो बकिया मुद्दत कायम मुकाम वजीर आजम के तौर पर पूरी करता है। लेकिन यहाँ पर यह भी देखें कि अगर पूरी की पूरी वजीर आजम बरतरफ हुआ है तो पूरी की पूरी काबीना बरतरफ हो जाती है, तो उस वक्त फिर सदर जो है वो उसको इख्तियार होता है कि वो किसी शख्स को भी कायम मुकाम के तौर पर वो अपॉइंट कर दे। अब वजीर आजम के इख्तियार देख लेते हैं। वजीर आजम के इख्तियार तो बेशुमार है। अभी हमने पीछे देखा कि सदर बराए नाम था, इनके देखते इंतजामी इख्तियारात हैं, कानून साजी के हैं, मालियाती, अमूर खारजा, कौम का नुमाइंदा और अवामी फलाह बहबूद, जहाँ तक 7 हैं। ये आज हम पढ़ कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, वज़ीर आज़म के इख्तियारात, वज़ीर आज़म हुकूमत का सरबराह होता है, अपनी काबीना के अरकान का चुनाव करता है, उसको अपनी काबीना में अहम हैसियत हासिल होती है, कानून साजी में इसकी राय असरअंदाज होती है। इंतज़ामी इख्तियारात क्या हैं वज़ीर आज़म के, कि वो देखें, एक अपनी जो उसकी काबीना होती है, कैबिनेट जो होती है, वो उसका सरबराह होता है। कौमी असम्बली का सरबराह होने की वजह से सदर वज़ीर आज़म अपनी काबीना का भी सरबराह होता है। काबीना के तमाम अरकान अपने महकमों के मुतालिक वज़ीर आज़म को रिपोर्ट मुहैया करते रहते हैं। हर वज़ीर को एक एक महकमा तफवीज़ होता है। अपने महकमों के मुतालिक पॉलिसी बनाते वक्त वज़ीर आज़म से यकीनी तौर पर मशवरा वो तलब करते हैं और उसकी रोशनी में वो अपने महकमे की तरक्की और तरवीज के लिए काम करते हैं। अच्छा, काबीना कैसे बनती है? वज़ीर आज़म जो अपनी काबीना बनाता है वो कैसे बनती है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपना हलफ लेने के बाद अपनी काबीना खुद तश्कील कर देता है। काबीना में तमाम सूबों के अरकान को नुमाइंदगी दी जाती है। काबीना में काबिल और पार्टी के बेशतर अफराद को शामिल किया जाता है। ऊपर याद है जब हमने किया था सदर के इख्तियारात में शायद, तो उसमें हमने कहा था कि वजीर आजम को वो मशवरा देता है कि उसको कहता है कि अपनी काबीना मुंतखब करो। तो जब वो अपनी काबीना मुंतखब करता है तो लाजमी तौर पर एक होता है कि 1/4 वो सेनेट से लेगा। याद है आपको, पीछे मैंने कल बताया था। तो ये उसमें यही बात होगी, हर वजीर अपने एक महकमे का जिम्मेदार होता है। तमाम वुज़रा पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से लिए जाते हैं, 1/4 वुज़रा सेनेट से लेना जरूरी है। आ गया ये बात, आगे पढ़ते हैं। फिर इन वुज़रा की बरतरफी कैसे होती है, टर्मिनेशन इनकी कैसे हुई? अगर कोई काबीना का वजीर अपने फराइज दयानतदारी, तनदेही या संजीदगी से अदा करने के काबिल नहीं तो वजीर आजम खुद उसे बरतरफ करने का इख्तियार रखता है।
वजीर आजम मुतलका वजीर को मुस्तफ़ी होने का कह सकता है। काबीना के एक वजीर के मुस्तफ़ी होने से काबीना मुतासिर नहीं होती। जाहिर है अगर एक वजीर को बरतरफ कर रहे हैं तो फिर बाकी काबीना तो होगी ना, उस वजीर की जगह वो कोई किसी और को अपॉइंट कर लेगा। अच्छा, अपॉइंटमेंट्स में क्या है, पीछे सदर में हमने पढ़ा था कि सदर पाबंद है वजीर आजम के मशवरे का। ठीक है, 2010 में 1973 के आइन में की गई 18वीं तरमीम के तहत इंतजामिया, अदलिया और दीगर कुलीदी यानी अहम आसामियों पर पोस्ट और सरबराहों की तकर्रियां करने में सदर पाकिस्तान जो है वो वजीर आजम से मशवरा लेने का पाबंद है। इसी तरह हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को भी एजाजात, जो मेडल्स आपने टीवी में अक्सर देखा होगा ना, सदर पाकिस्तान देखा है, तो उसमें भी वो वजीर आजम के मशवरे का पाबंद है। सदर पाकिस्तान इन तकर्रियां और एजाजात देने के मुतालिक भी वजीर आजम से मशवरा करता है। आगे आ जाता है जी कानून साजी में लेजिस्लेटिव पावर्स वजीर आजम की क्या है। पीछे अब मैं फिर नहीं कहती कि पीछे सदर की जब हमने पढ़ी थी तो हमने साथ साथ वजीर आजम को भी डिस्कस करते गए थे। बिलों की मंजूरी, अप्रूवल कैसी होती है बिल्स की। वजीर आजम कौमी असम्बली में चूंकि कायदे ऐवान की हैसियत रखता है, इसलिए कौमी असम्बली के अंदर कानून साजी की कार्रवाई वजीर आजम की रहनुमाई में होती है। मसवदात यानी जो बिल होते हैं, जो कानून बनने जा रहा होता है उसका बिल या ड्राफ्ट या मसवदे को पेश करने और उसमें बहस मुबासे में वजीर आजम अहम किरदार अदा करता है। चूंकि वजीर आजम कौमी असम्बली के अंदर अक्सरियत पार्टी का सरबराह होता है और बिल अक्सरियत से मंजूर किए जाते हैं, इसलिए कानून साजी में वजीर आजम का बराह रास्त असर रसूख होता है और उसकी मर्जी से कानून साजी भी होती है। अच्छा, कौमी असम्बली की तहलील डिसॉल्व कैसी होगी नेशनल असम्बली। ये पहले भी हमने पढ़ा कि सदर असम्बली को तहलील करने का इख्तियार रखता है सॉरी, लेकिन उसमें वजीर आजम के मशवरे का पाबंद है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, सॉरी, थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई थी तो थोड़ा सा ब्रेक आया है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि अगर मुल्क के सियासी हालात ना गुफ्ता बे यानी ऐसे हो जाए कि बयान ना किए जा सके तो कौमी असम्बली को अपनी मुकर्रर मुद्दत से पहले बरतरफ करने के लिए वजीर आजम को इख्तियार हासिल है कि वो सदर को कौमी असम्बली बर्खास्त करने का मशवरा दे। ऐसे मशवरे पर सदर पाकिस्तान कौमी असम्बली को तहलील करने का ऐलान कर देगा। वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के दौरान कौमी असम्बली को बर्खास्त करना मुमकिन नहीं। मतलब अगर असम्बली के दौरान असम्बली का कोई सेशन हो रहा था और उसमें वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश हो चुकी थी तो फिर वजीर आजम जो है वो मशवरा नहीं दे सकता सदर को कि वो असम्बली तहलील करे, क्योंकि असम्बली में उस वक्त प्रोसीजर चल रहा होता है वजीर आजम को ही बरतरफ करने का, तो वो कौमी असम्बली तहलील नहीं हो सकती। मालियाती इख्तियार क्या है, फाइनेंशियल पावर्स देख लेते हैं। वजीर आजम की क्या है कि हुकूमत की निगरानी में बजट तैयार किया जाता है। इस तैयारी में वजीर आजम का मशवरा शामिल होता है। जब ये बजट कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए पेश होता है तो वजीर आजम ऐवान का सरबराह होने के नाते मुल्क के सालाना बजट की मंजूरी पर असरअंदाज होता है। ऐवान की अक्सरियत बजट की मंजूरी अता करती है और अक्सरियत वजीर आजम को ज़ाहिर हासिल होती है। अच्छा, फॉरेन अफेयर्स में भी देखते हैं कि 18वीं तरमीम के तहत वजीर आजम खारजा पॉलिसी बनाता है। मतलब बज़ाहिर तो सदर, हम देखते हैं कि सदर पेश करता है, लेकिन वजीर आजम खारजा पॉलिसी मुरतब करता है। चूंकि वो काबीना का सरबराह होता है इसलिए वजीर खारजा वजीर आजम की मर्जी से ही अपॉइंटमेंट करता है सदर। अच्छा, वजीर खारजा वजीर आजम के मातहत होता है, वो वजीर आजम के मशवरे पर अमल करने का पाबंद है। कायदे ऐवान होता है वजीर आजम लीडर ऑफ द हाउस। पाकिस्तान में वजीर आजम के अहदे पर वही शख्स फाइज रह सकता है जो कौमी असम्बली में पार्टी का सरबराह और कायदे ऐवान होता है। वजीर आजम मुंतखब होने के बाद वो अपनी पार्टी के मंशूर और मनसूबों के मुताबिक अमल पैरा होने की कोशिश करता है और अपने साथियों की मदद से कारोबारी हुकूमत चलाता है। रिप्रेजेंट भी करता है अपनी नेशन को, बाहर ममालिक में जाएगा, कहीं कॉन्फ्रेंस में जाएगा इंटरनेशनल लेवल की, तो वहां पर रिप्रेजेंट करता है। चूंकि वजीर आजम कौम का मुंतखब शुदा नुमाइंदा होता है इसलिए कौम उसको इज्जत और तौकीर की निगाह से देखती है। वो बैनुल अक़वामी सतह के दौरों पर जाते हुए अपनी कौम के अहम नुमाइंदे की हैसियत से जाना पहचाना जाता है, इसलिए वहाँ अपनी कौम के तशख़्ख़ुस
और मुल्की अजमत को उजागर करता है। लास्ट पॉइंट रह गया है जी वजीर आजम के इख्तियारात का कि फलाह बहबूद कैसे करता है अवाम। वजीर आजम अवाम का नुमाइंदा और कायद होता है, इसलिए वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए हमेशा अपनी काबीना समेत मसरूफ़ अमल रहेगा भी। ना रहेगा तो फिर ज़ाहिर है उसको नेक्स्ट टाइम जो है वो फिर अवाम वोट नहीं देगी, तो फिर जो है वो नहीं आ सकेगा। इसलिए उसे थोड़ा बहुत जो है वो काम ज़रूर वो लोग करते हैं कि फिर दोबारा से अवाम के पास जाना है हमने अपनी वोटिंग के लिए। इस सिलसिले में वो अवाम की शिकायत का इजाला करता है, सदर की हिदायत पर तरक्याती कामों का इजरा करता है ताकि अवामी मसाइल जल्द अज जल्द हल हो जाएं। यहाँ पर हमने अब जी हमारा वज़ीर आज़म के इख्तियारात ख़त्म हो गए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अब हम देख लेंगे कि 1973 का, हाँ आएंगे मत भूले, हम 1973 का आइन कर रहे थे, तो उसके मुताबिक हमने सदर का खुदा देखा, पार्लियामेंट देखी, वज़ीर आज़म देखे, और अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोविंसेस को कि 73 के आइन के मुताबिक प्रोविंसेस कैसे काम करती हैं। तो अब हम अपनी जो है शेयरिंग स्टॉप कर देते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों आपके साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।